अर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जो प्रोसीजर चल रहा था हमारा लास्ट टाइम पे कि हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे थे, तो उसमें 120 क्वेश्चन है। इट विल टेक टाइम, तकरीबन 3 महीने लगते हैं कोर्स करने में। आपकी 6 ही क्लासें हुई हैं अभी तक। तो हम ये चाह रहे हैं कि तकरीबन सारा हो चुका है, और इसमें जो है दादी के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ, नानी के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ, वो और कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद फिर नए टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है जी, ठीक तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो इनहेरिटर्स हैं, उसकी लिस्ट ये है कि उसमें फादर मौजूद हैं, मदर मौजूद है, या यहाँ पे ठीक है, मदर को यहाँ से हटा देते हैं और फादर को भी यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि हमें दादी और नानी के बारे में देखना है। मरने वाले ने अपने पीछे अपनी वाइफ को छोड़ा है, और लेट्स से डॉटर है, और सन है, और मैटरनल ग्रांड मदर, मैटरनल ग्रांड मदर और पैटर्नल ग्रांड मदर दोनों ही मौजूद हैं। ग्रांड मदर, तो वाइफ हमेशा ZF होगी, प्राइमरी ईयर होगी, और औलाद की मौजूदगी में इसका शेयर 1/8 है। डॉटर है सन के साथ में, तो ये रेसिड्यूरी में चला जाएगा, असबा बी गैरी के अंदर, और इसको बचा हुआ मिलेगा। मैटरनल ग्रैंड मदर और पैटर्नल ग्रैंड मदर एक साथ हों या अलग अलग हों, ये ZF होती हैं, ज़बील फ़रोज़। और अगर ये मैटरनल ग्रैंड मदर अकेली होती और ये एग्जिस्ट ना करती, पैटर्नल वाली, तो इसका शेयर 1/6 होता, यानी जो माँ का शेयर था वो एग्जैक्टली रिप्लिकेट कर जाता। या अगर ऐसा होता कि ये नानी ना होती, तो दादी का 1/6 होता। लेकिन जब कभी दोनों एग्जिस्ट करेंगे, तो ये दोनों भी 1/6 में बराबर के शरीक होंगे। इसलिए ईच का जो हो जाएगा वो 1/6, और उसको बाय 2 कर देंगे, यानी 1/6 में से ही दादी को भी जाएगा और नानी को भी जाएगा। अगर दादी अकेली होती तो उसको 1/6 मिल जाता, अगर नानी अकेली होती तो उसको 1/6 मिल जाता। अगर फर्ज कीजिए कि यहाँ पर अभी मदर होती, और मदर के साथ में अगर ये होते, तो इनका कोई शेयर नहीं होता। अगर मदर एग्जिस्ट करती इस सवाल में, तो इनका कुछ शेयर नहीं होता, नो शेयर ड्यू टू मदर। माँ की मौजूदगी में इनका कोई भी हिस्सा नहीं होता। चूंकि यहाँ माँ मौजूद नहीं है, दैट्स वाई इनको 1/6 शेयर दिया जा रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, समझ आ गई, जो रूल है नया सीखने के लिए। अब यहाँ पे ये तो स्टेप नंबर 1 हो गया हमारा। स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF यानी ज़बील फ़रोज़ के कुल हिस्से। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो वाइफ है, प्लस मैटरनल ग्रांड मदर यानी MGM, प्लस पैटर्नल ग्रांड मदर यानी PGM,
तो वाइफ का जो शेयर है वो 1/8 है, और जो दादी का और नानी का शेयर है वो 1/12 है और 1/12 है। तो एलसीएम जो आ जाएगा इसका 24 आ जाएगा, क्योंकि 12 से तो सारे कटेंगे नहीं, 24 से कट जाएंगे। तो 8 तिया 24, ये 3 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, यानी 2 और 2 4 और 3 7, यानी 7/24 जो है प्रॉपर्टी, यानी जो तड़का है मरने वाले का, वो चला गया वाइफ में, दादी और नानी के अंदर। अब जो रेस्ट होगा वो इनको जाएगा। तो स्टेप नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करेंगे। स्टेप नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करेंगे। शेयर ऑफ असबा बी गैरी, यानी रेसिडुअरी। तो इसमें 5 स्टेप होते हैं जैसा कि हमें मालूम है। शेयर लेफ्ट फॉर बचा है किसके लिए? सन एंड डॉटर के लिए। शेयर लेफ्ट फॉर सन एंड डॉटर के लिए वी आर कैलकुलेटिंग दी आर, पूरे तरके में से माइनस कर दिया जाता है टोटल शेयर ऑफ जेड। टोटल शेयर ऑफ जेड यानी जबिल फरोज के कुल हिस्से। तो एक में से आप किसको माइनस करेंगे? 7/24 को आप माइनस कर देंगे, 7/24 को आप माइनस कर देंगे, ये 24 आ जाएगा। 24 - 7 यानी 17/24 आ जाएगा। अब इसका स्टेप बी होगा कि बेटा और बेटी का रेशियो कितना है। रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर जो है वो S:D = 2:1 है, यानी बेटे के 2 हिस्से हैं और बेटी का एक हिस्सा है, जो 17/24 ये आया है। स्टेप नंबर 3 होगा इसके अंदर, सी पार्ट ये होगा, एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ सन एंड डॉटर। तो S+D = 2+1 = 3, यानी इनका निस्बतों का जोड़ जो होगा वो 3 होगा। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे शेयर ऑफ सन, बेटे का हिस्सा कितना होगा। तो दैट इज आर। यहाँ हम लिखेंगे रेशियो ऑफ सन, और यहाँ पर हम लिखेंगे एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ सन एंड डॉटर। आर जो वैल्यू है वो 17/24 है। रेशियो ऑफ जो सन है, सन का रेशियो कितना है? 2 है, और एडिशन ऑफ रेशियो इज 3 है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो 2 से ये 24 12 बार कट जाएगा, यानी ऊपर 17 और नीचे 12 तिया 36 हो जाएगा। इसी तरीके से हम उसका डिस्कशन करेंगे जो कि बेटी है, यानी शेयर ऑफ डॉटर को निकालेंगे। आर यानी बचा हुआ, और यहाँ पे हम लिखेंगे रेशियो ऑफ डॉटर, और नीचे लिखेंगे एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ सन एंड डॉटर। तो आर 17/24 है, रेशियो ऑफ डॉटर 1 है, और एडिशन ऑफ रेशियो 3 है, यानी एडिशन ऑफ रेशियो 3 है, और रेशियो ऑफ डॉटर ये 1 है। यहाँ से जब फाइनल करेंगे इसको तो ये 17 हो जाएगा और 24 तिया 72 हो जाएगा।
स्टेप नंबर 4 में टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये वाइफ है और मैटरनल पैटर्नल ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रैंड मदर, फिर सन और डॉटर है। तो वाइफ का 1/8 है औलाद की मौजूदगी में, और दादी का 1/12 था, और नानी का भी 1/12। सन का जो शेयर है डॉटर का ये 72। 8 से अगर हम देखते हैं तो ये 8 ने 72 हो जाएगा, 12 6 72 हो जाएगा। फिर ये 6, 36 दूनी 72, 17 दूनी 34, और ये 17 हो जाएगा। तो ये जो है हो गया 72 के नहीं हो गया ऊपर? एक मिनट चेक कर लेते हैं। 9 + 6 + 6 + 34 + 17, ठीक है। 72/72। ठीक। तो अब एक नए चैप्टर की तरफ शुरुआत करते हैं। अभी तक जो हमने देखा है वो, जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक, उसमें एक रूल हमने देखा है कि जब फाइनल आंसर आता है स्टेप नंबर 4 में, अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे या किसी और स्टेप में, किसी भी स्टेप के अंदर अगर ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट कर जाती है कि टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, तो टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ये आता है स्टेप नंबर 2 के अंदर। तो अगर हम सवाल को कैलकुलेट कर रहे हैं और टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ऑब्लिक एलसीएम, एक तो कंडीशन आ सकती है 1 की, जो आपके पास हर बार आई है हर एक सवाल में, जैसे 72/72, कोई भी आप सवाल देख लीजिए जितने भी आपने आज तक किए हैं, यहाँ पे 4/4 यानी दैट इज इक्वल टू 1। पीछे अगर हम देखते हैं तो हर एक में ये 24/24 यानी ये टोटल शेयर ऑफ जेड एफ है लास्ट में आने के बाद, चौथे स्टेप में। बट हम बात कर रहे हैं दूसरे स्टेप की। दूसरे स्टेप में कहीं पे 19/24 है, कहीं पे दूसरे स्टेप में जो है आपके पास ये 1/3 आ रहा है आपके पास। हमने स्टेप 2 में देखना है कि अगर ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करती है जहाँ पे टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ऑब्लिक एलसीएम < <1 हो जाए, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ऑब्लिक एलसीएम अगर ये < <1 हो जाए, तो अभी तक < <1 पे हमने काम नहीं किया। तो अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो लॉ की किताब के अकॉर्डिंग, जो मुस्लिम लॉज है, सक्सेशन लॉ है, उसके अंदर एक टर्म आता है डॉक्ट्राइन ऑफ रिटर्न या रूल्स ऑफ रिटर्न, रूल्स ऑफ RETURN। इसको कहा जाता है रद्द। इसको इस आप इस तकसीम मिराज की टर्मिनोलॉजी में रद्द बोलते हैं, वैसे इसको बोलेंगे रिटर्न। अब इसके ऊपर अलग से मैंने एक सेपरेट बुक लिखी है जो कि यहाँ पर पूरी, ये कंप्लीट जो बुक है ये इसी के ऊपर बेस्ड है।
रूल्स ऑफ रिटर्न के ऊपर। तो रूल्स ऑफ रिटर्न में हमने देखना ये है कि ये अप्लाई होता है किस पे, जबिल फ्रूज के ऊपर। तो हमारे पास जबिल फ्रूज का मतलब है प्राइमरी एयर्स। प्राइमरी एयर्स में इतने लोग होते हैं, जितनी लिस्ट याद रखिए। हस्बैंड वाइफ प्राइमरी ईयर्स के अंदर आते हैं, मैटरनल ब्रदर प्राइमरी ईयर्स में, डॉटर हो, रियल सिस्टर हो, मैटरनल सिस्टर हो, मैटरनल ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रैंड मदर, पैटर्नल सिस्टर, ग्रैंड डॉटर मदर, इतने लोग प्राइमरी ईयर्स में आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने किताब के ऊपर एक डिज़ाइन बना रखा है, जहाँ ये समझा जा सकता है कि मरने वाले की जो टोटल जो प्रॉपर्टी थी, कफन दफन, कर्ज और वसीयत वगैरह निकालने के बाद उसको जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अगर रेसिड्यू बच गया, और डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में किया, प्राइमरी एयर्स के अंदर, सेकेंडरी एग्जिस्ट ना करते हैं, क्योंकि रद्द तभी फॉलो होगा। प्राइमरी जो एयर्स हैं, जो पहले दर्जे के वारिसीन हैं, वही एग्जिस्ट करते हों जिनके हिस्से फिक्स्ड किए गए हैं। तो उसमें हस्बैंड वाइफ है और बाकी जो इतने लोग और मौजूद हैं। अगर इतने ही लोग मौजूद हैं और इनको बांटने के बाद अगर रेसिड्यू बच जाता है, तो रेसिड्यू जो रिटर्न होगा वो इसको होगा, रेसिड्यू इसको नहीं जाता, हस्बैंड और वाइफ को। ये हमें रूल याद रखना है। तो इसके स्टार्टिंग के ही पेज में मैंने ये मेंशन कर दिया है, जो अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, यहाँ से क्लैरिटी हो जाएगी। जिसमें बताया गया है कि इनहेरिटर्स अगर प्राइमरी हों, जिनको कि जबिल फ्रूज कहा जाता है, और उनका सम ऑफ टोटल शेयर्स यानी टोटल शेयर ऑफ जेड और बटा एलसीएम यानी टोटल शेयर ऑफ जेड ऑब्लिक एलसीएम जो है लेस देन क्या हो, 1 हो, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, रद्द की हो जाएगी। और इसका कैलकुलेशन जो अप्रोच होगा वो भी डिफरेंट होगा। और एक टर्म ये कहा गया कि जो रेसिड्यू है यानी जो बचा हुआ है, अगर बचता है, क्योंकि जब ये कम हो गया लेस देन, यानी फॉर एग्जांपल अगर चाहे वो 19/24 हो जाए यानी एक से कम हो गया, या 13 बटे आपके पास 15 हो जाए, एक से कम हो गया, 5/6 हो जाए, एक से कम हो गया, तो जो बचा हुआ है वो रेसिड्यू जो है किसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, रेसिड्यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अगेन among the primary heirs because secondary heirs does not exist. रेसिड्यू जर्नली असाबात या सेकेंडरी एयर्स लेके जाते हैं रेसिडुअरी, वो एग्जिस्ट ना करते हो तो प्राइमरी में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन क्या कहा गया कि हस्बैंड और वाइफ प्राइमरी एयर्स हैं, बट दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रिटर्न, उनको रिटर्न नहीं जाता। तो कुछ सवाल में ऐसा हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ हो, कुछ में हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ ना हो। तो अब यहाँ पर मैं दो सवाल आपको, इस ये पूरी किताब मैं आपके ग्रुप पर डाल देता हूँ ताकि आप पूरी किताब का स्टडी कर सकें, और इसके दो सवाल मैं आपको करके यहाँ दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि किसी की डेथ के बाद उसने अपनी माँ को छोड़ा पीछे, मदर को, और केवल 2 डॉटर्स को छोड़ा, और कोई नहीं है। माँ जेड एफ है, जबिल फ्रूज है, और बेटियां भी क्या है, जेड एफ हैं, जबिल फ्रूज हैं। तो माँ का औलाद की मौजूदगी में कितना हिस्सा होगा, 1/6, और 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हो जाएं तो वो 2/3 में बराबर की शरीक होंगी। इसलिए ईच डॉटर का जो हो जाएगा वो 2/3, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे यानी 2 से 2 कट जाएगा, यानी हर एक डॉटर का 1/3 हो गया।
तो अगर हम इसको देखते हैं, टोटल शेयर ऑफ जेड को, टोटल शेयर ऑफ जेड अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे मदर लिखेंगे, प्लस डॉटर लिखेंगे, प्लस डॉटर लिखेंगे। माँ का हिस्सा कितना, डॉटर का 1/3, दूसरी डॉटर का 1/3। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये एक ही आएगा, और ये 3 दूनी 6, और ये 3 दूनी 6, ऊपर कितना आ गया, 5/6, यानी ये लेस देन 1 है। तो इट्स ए कंडीशन ऑफ क्या हो गई, रद्द की हो गई, यानी इट्स ए केस ऑफ रिटर्न हो गया, इट्स अ केस ऑफ रिटर्न हो गया। अब चूंकि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ नहीं है, हस्बैंड वाइफ होते तो फिर हम कैलकुलेशन प्रोसीजर को डिफरेंट लेकर आते। हस्बैंड वाइफ नहीं है, इसलिए इसमें हमें दोबारा कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। पूरी प्रॉपर्टी के 5 डिवीज़न किए जाएंगे और एक शेयर माँ को दे दिया गया और 2-2 शेयर हर एक बेटी को दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर इस कंडीशन में ऐसा होता कि अगर हस्बैंड भी एग्जिस्ट कर जाता तो फिर क्या कंडीशन होती। अगर मान लेते हैं दूसरे सवाल में हस्बैंड मौजूद है, मरने वाले की माँ भी मौजूद है, और यहाँ पे डॉटर मौजूद है, तो इस केस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हस्बैंड जेडएफ है, औलाद मौजूद है, यानी हस्बैंड का 1/4 हो जाएगा। मदर जेडएफ है, यानी औलाद की मौजूदगी में इसका 1/6 हो जाएगा। डॉटर भी जेडएफ है, जबल फ्रूज है, ये 1/2 हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं क्या ये रद्द का केस है कि नहीं, तो पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हस्बैंड अगर हमने देखा प्लस मदर प्लस डॉटर, तो हस्बैंड को 1/4 जा रहा है, मदर को 1/6, डॉटर को 1/2। इसका एल्शियम कितना आ जाएगा, कौन सा नंबर आ जाएगा, 6 से तो कटेगा नहीं, 12 से सारे कट सकते हैं, तो 4 तिया 12 3 आ जाएगा, 6 दूनी 12 2 आ जाएगा, और 2 छिक्का 12 कितना हो गया, 6 2 8 और 3 11, यानी 11/12। तो इसका मतलब इट्स ए केस ऑफ रिटर्न। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि पिछले वाले सवाल में हस्बैंड नहीं था न वाइफ थी, तो जितने भी टोटल शेयर ऑफ जेड बन रहे थे उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन जब हस्बैंड और वाइफ एग्जिस्ट करेगा तो इसका कैलकुलेशन प्रोसीजर बदल जाएगा। बचा हुआ जो है वैल्यू 1/12, उसमें से हस्बैंड का कोई हिस्सा नहीं होगा। तो इसका तरीका ये होता है कि यहाँ पर हस्बैंड को सबसे पहले दे दिया जाएगा 1/4। तो जो रेसिड्यू बचा वो कितना बचा, 1 - 1/4, हस्बैंड की जो वैल्यू है इसको निकाल दीजिए, यानी ये 4 आ गया, 4 - 1 यानी 3/4। अब हस्बैंड को निकालने के बाद हमारे पास कितने लोग बचे हैं, एक माँ और एक बेटी। तो यहाँ पे हम मदर लिखेंगे प्लस डॉटर लिखेंगे। माँ का शेयर 1/6 है, बेटी का 1/2 है। हम देखेंगे इनका रेशियो कितना आता है आपस में, इसका एलशियम 6 आ जाएगा, और 6 × 1 = 6, ये 1 हो जाएगा, और ये 2 × 3 = 6, 3 हो जाएगा, यानी 4/6। तो हम अगर यहाँ देख रहे हैं तो इनका जो रेशियो है मदर का और डॉटर का वो कितना बन रहा है, यहाँ से निकल कर आ रहा है कि रेशियो ऑफ मदर एंड डॉटर, ये रेशियो निकल रहा है M:D = 1:3, यानी मदर का और डॉटर का रेशियो 1:3 निकल रहा है।
और इनके जो टोटल आपके पास जो एडिशन ऑफ जो इनका रेशियो हो रहा है, एडिशन ऑफ जो रेशियो बन रहा है इनका, एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ मदर एंड डॉटर, ये बन रहा है कितना, m+d, यानी 1+3, 1+3 = 4। तो अब ये 3/4 में से माँ को और डॉटर को देना है, बचे हुए में से उनके रेशियो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम निकालेंगे शेयर ऑफ मदर। तो शेयर ऑफ मदर जब निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा r मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ हम लिखेंगे रेशियो ऑफ मदर, माँ का रेशियो कितना है, और यहाँ लिखा जाएगा एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ मदर एंड डॉटर। तो यहाँ पर 3/4 बचा था, अभी हमने देखा था। माँ का जो रेशियो है दैट इज 1 है, या 1 लिखेंगे यहाँ पे, और एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ मदर एंड डॉटर आपके पास 4 है, यानी ये 3/16 हो जाएगा। इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे शेयर ऑफ डॉटर, निकालेंगे r मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ डॉटर ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ मदर एंड डॉटर। तो ये 3/4 है, और बेटी का जो रेशियो है वो कितना है, 3 है, और एडिशन ऑफ रेशियो कितना है, वो 4 है। तो ये निकल कर आ गया 9 कितना, 4×4, 3×3 = 9, 4 ये 16 आ गया, 9/16 आ गया ऊपर, ये 3/16 था। तो अब सबको हम एक साथ रख लेते हैं, टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हस्बैंड को हमने जो दिया था दैट इज़ 1/4 था। उसके बाद जो मदर को दिया है और डॉटर को दिया है वो 3/4 में से दिया है, तो मदर का जो शेयर है 3/16 आ रहा है, और डॉटर का जो शेयर है वो कितना आ रहा है, 9/16 आ रहा है। इसका एल्शियम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 4×16, और 16 × 16, और ये 3 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। तो 9×3 = 12, 4×16, ये 16/16 हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम उस कैलकुलेटर में ही वेरीफाई कर सकते हैं कि हस्बैंड, मदर और डॉटर है, कितने हिस्से बनेंगे। तो यहाँ से आप जाके यू कैन वेरीफाई, यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं हम। इसमें आप यहाँ पे लिख दीजिए इस्लामिक इनहेरिटेंस कैलकुलेटर, और यहाँ चले जाइए। अब हमने बताया था कि हस्बैंड है, और मदर है, और डॉटर है। ये हमारा सवाल था, हस्बैंड, मदर और डॉटर। यहाँ पे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। आप देखते हैं कि आंसर हमें वही मिल रहा है जो हमने निकाला था अभी। लेकिन ये जो आ रहा है ये आपको यहाँ से पता नहीं लग पा रहा कि ये आया कैसे, वो प्रोसीजर मैंने आपको पूरा दिखा दिया। जी जावेद साहब, क्लियर हो गया बात? जी सर। तो जो कैलकुलेशन बताया गया है वो यहाँ पे 3 लाइन में लिख दिया गया है, प्रोसीजर वही है जो मैंने आपको बताया है। हम्म। तो इसके ऊपर ये पूरी किताब है जो मैं आपको उस पे भेज देता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ से की जा सकती हैं। ठीक है ठीक है। अगले हफ्ते एक नया टॉपिक लेंगे, जी 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 जी। टॉपिक होगा, और इसमें जो ये किताब है इस किताब में तकरीबन जो है मैंने 20 सवाल तो दिए हैं,
खुद सॉल्व करके दिखाएं इस टॉपिक के ऊपर, 20 सवाल खुद सॉल्व किए। जी और फिर इसमें लास्ट में तकरीबन मैंने 10 क्वेश्चन शायद एज ए होमवर्क करने के लिए भी दिया है। तो एक यूनिक किताब है इसी एक ही टॉपिक के ऊपर जिसका फायदा उठाया जा सकता है। 14 सवाल मैंने होमवर्क के तौर पे दिए हैं, यानी 34 सवाल इसी ही टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड हैं। ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको ग्रुप में डाल देता हूँ इंशाल्लाह, और ये वीडियो कंप्रेस करके भी डाल देता हूँ। फिलहाल अगले हफ्ते मेरी रिक्वेस्ट ये कि एटलीस्ट आप तो रहें, एक तो बंदा कोई रहे ताकि कहीं जा नहीं नहीं, मैं तो हूँ सर, मैं तो हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि हमारे पास अब रमज़ान जो शुरू हो जाएंगे वो आई थिंक 23 या 24 तारीख से हैं, 22 तारीख से। तो जी जी 17 तारीख मतलब ये 4 क्लासेस मान लीजिए हमारे पास, 17, जी 24, 3 और 10, और मेरे ख्याल से एक और 17 हो सकती है, मतलब 5 क्लासेस हैं। तो 5 क्लासेस के अंदर जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश की जाए तो अच्छी बात है। बाकी आप जी, वीडियो से सारे कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर।